हेलो स्टूडेंट्स, हमने 11th क्लास के 7th चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आज है हमारा 8th चैप्टर। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ना कुछ समझने का है ज़्यादा और ना कुछ समझाने का, इसलिए मैं आपको बोर्ड की बजाय सीधा बुक से करा रही हूँ। बोर्ड पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और हमारा सिलेबस भी काफ़ी पीछे है। ठीक है, तो 8th चैप्टर हम आज बुक से करेंगे क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं जो बहुत कुछ समझाना हो या कुछ डिफिकल्ट सा टॉपिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए 8th हमारा चैप्टर क्या है कि लेन देनों का प्रारंभ या फिर लेखांकन के मूल प्रपत्र। इसमें क्या है कि जितने भी लेन देन एक व्यवसाय में होते हैं ना, हमारे पास उन लेन देनों के क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पेपर होने चाहिए उन लेन देनों के। तभी तो हम अपनी बात को साबित कर पाएंगे ना कि हाँ भाई हमने जो है ये लेन देन किया है। जैसे आप लोग स्कूल में फीस भरते हो, ठीक है, तो आप स्लिप लेके जाते हो, दुकान पर से कुछ सामान लेके आते हो, दवाई की दुकान पर से, तो वहां से भी स्लिप लेके आते हो क्योंकि हमारे पास एक वो प्रूफ हो जाता है, हाँ भाई हमने इस दुकान से, यहाँ से या फिर इस स्कूल में इतनी फीस भरी है। तो वही चीज़ यहाँ पर चाहिए होती है कि ये ना है कि कोई कंपनी कितना हो ये दिखा दे कि मैंने इतना सामान खरीदा, इतना बेचा, उसके पास प्रूफ कहाँ है कि उसने सच में बेचा भी है या नहीं बेचा। इसलिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए जरूरी हो जाता है कि उसके पास लिखित में, ठीक है, लिखित में कुछ डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं ताकि वो अपनी बात को सच साबित कर सके। इसीलिए लेन देनों में जितने भी होते कंपनी की तरफ से, उन हर एक का रिटर्न में कुछ ना कुछ हमारे पास प्रूफ होता है। और वो प्रूफ जो है कई अलग अलग रूपों में होता है, जैसे रसीद भी हो सकती है, बिल हो सकता है, चेक हो सकता है, या फिर देखिए कैश मीमो, बीजक या बिल। ठीक है, ये भी अलग अलग नाम है, तो आप इस लेसन में ये भी पढ़ोगे, कैश मीमो, बीजक और बिल। तो ये अलग अलग नाम के ऐसे डॉक्यूमेंट्स होती हैं, एक तरह से ऐसी रसीद होती हैं जो हमारी उस लेन देन को प्रूफ करती हैं। नेक्स्ट हमारा लेखांकन के मूल प्रपत्र। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम रिकॉर्ड, ठीक है, लेखांकन के मूल जो परलेख हैं, ठीक है, जो किसी भी लेन देन का सर्वप्रथम रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं ना, उन सब का मेन सबसे पहला स्टार्टिंग बेस कहाँ से है, उस डॉक्यूमेंट से। जैसे आपने स्कूल में फीस जमा कराते हो तो सबसे पहला प्रूफ आपके पास क्या है, उस फीस जमा कराने की रसीद। ठीक है, तो यही लेन देन के ऐसे पहले प्रलेख होते हैं जिसमें उस लेन देन का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है इस डॉक्यूमेंट में कि क्या लेन देन हुआ है, किस डेट में हुआ है, किसने खरीदा है, किसने बेचे, इनकी उसके बारे में पूरी, उस लेन देन की पूरी डिटेल होती है कि भाई हमने कब सामान खरीदा है या बेचा है, किस डेट में खरीदा है, किससे खरीदा है, किस रेट पर खरीदा है। ठीक है, तो वो सारे इसमें वर्णन होता है उन सब बातों का। ठीक है, जब हम लेखांकन की जांच करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति जब ये चाहेगा कि भाई कंपनी ने झूठा लेखांकन कर रखा है, इसने सच्ची नहीं दिखा रखा अमाउंट, तो हमारे पास वो ये डॉक्यूमेंट ही हैं जो हमारी बात को सही साबित करते हैं। अगर एक कंपनी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो इनको दिखा सकती है कि भाई ये देखिए हमारी रसीद लेन देनों की, हमने कुछ भी गलत नहीं दिखा रखा, जितने का सामान खरीदा है उतना ही दिखा रखा। तो ये डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो क्या होते हैं, एक प्रमाण होते हैं हमारे पास। ठीक है, और अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी कंपनी का किसी व्यक्ति के साथ, तो वो कंपनी अपने इन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में रख सकती है और कोर्ट उनको क्या मानेगा, प्रमाण मानेगा, उनको सबूत के तौर पे यूज करेगा कि हाँ अगर डॉक्यूमेंट है तो इसका मतलब कुछ भी उन्होंने झूठ नहीं कर रखा, सारा रिकॉर्ड सही है। तो अब ये किस किस तरह के होते हैं। फर्स्ट है कैश मीमो या रोकड़ मीमो। इसमें क्या होता है कैश मीमो या रोकड़ मीमो में कि जब व्यापारी नगद बेचता है, ठीक है, जब व्यापारी अपना सामान नगद में बेचता है तो उसे कैश मीमो देता है। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को हमने, जैसे मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, हमने किसी एक्स व्यक्ति से नगद में सामान खरीदा है तो हम एक्स व्यक्ति को क्या देंगे, कैश मीमो देंगे। और जब हम, तो देखिए जब व्यापारी नगद माल बेचता है तो वह दूसरे व्यक्ति को कैश मीमो देता है, और जब खुद नगद खरीदता है तो उसको क्या मिलता है, कैश मीमो प्राप्त होता है। कैश मीमो में ये एक तरह की ना रसीद टाइप ही होती हैं, बस उनके नाम अलग हैं। तो आप ये मत सोचना कि पता नहीं ये किस तरह के होंगे,
जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो हम एक रसीद मिलते हैं ना, वैसी ही होती है ये, बस इनका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है, और इनके नाम अलग हो जाते हैं। हर एक लेन देन के लिए अलग नाम होता है। हम नॉर्मली एक ही शब्द यूज करते हैं कि रसीद दे दीजिए, ठीक है। रसीद की बजाय हर एक अलग अलग लेन देनों पे इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, ठीक है। हम कॉमनली एक ही शब्द यूज कर लेते हैं कि भाई रसीद दे दीजिए। तो जब नगद खरीदना या नगद बेचना होता है तो क्या मिलता है, कैश मीमो या मिलता है, या फिर हम उसको कैश मीमो देते हैं, जिसको रोकड़ मीमो भी कहते हैं। और कैश मीमो में माल की मात्रा, ठीक है, वह मात्रा, दर व कुल कीमत दी हुई होती है। यानी कि मात्रा, हमने कितना सामान खरीदा है, किस रेट से खरीदा है, यानी कि एक वस्तु कितने रुपए की है, ठीक है। और फिर मान लीजिए हमने 100 वस्तुएं खरीदी हैं और एक वस्तु की कीमत है मान लीजिए 2300, जैसे 6 वस्तुएं खरीदी हैं, एक की कीमत है, ठीक है, 2300, सॉरी क्वांटिटी, ये रही क्वांटिटी, हमने 3 वस्तुएं खरीदी हैं और रेट है 2300, यानी कि एक वस्तु का रेट 2300 है और 3 खरीदी हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6900। तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हमारा देखिए, हमें समझ में आ गया कि क्वांटिटी है, रेट कितना है, तो टोटल अमाउंट कितनी बनी। तो हमें कैश मेमो ऐसे होता है, ठीक है, इस प्रारूप का होता है, इस तरह का होता है। नेक्स्ट है हमारा बीजक और बिल, इनवॉइस एंड बिल। ये कब तैयार किया जाता है कि जब व्यापारी माल उधार बेचता है तो वह एक विक्रय बीजक बनाकर ग्राहक को भेजता है, क्योंकि उधार बेच रहा है वह, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को उधार बेच रहा है उस व्यक्ति को वह एक बीजक बनाकर देगा, जिसमें क्या ना होगा, उस ग्राहक का नाम, जिसको उधार सामान बेच रहा है, कितना सामान बेचा, किस रेट से बेचा, टोटल की अमाउंट कितनी हुई, ये सब कुछ लिखी होती है। और इस विक्रय बीजक की ओरिजिनल कॉपी तो हम किसको दे देते हैं, ग्राहक को, यानी कि वो ओरिजिनल जो रसीद है वो तो ग्राहक को दे देंगे और दूसरी डुप्लीकेट हम लोग रख लेंगे। हम लोग का मतलब वो कंपनी रख लेगी। इसी प्रकार जब जैसे उधार उसने बेचा तो बीजक, ठीक है, उधार बेचा, एक कंपनी ने, एक फर्म ने उधार सामान बेचा तो उसने ग्राहक को क्या दिया, बीजक। और जब वह उधार सामान खरीदती है, ठीक है, यानी कि वो कंपनी या वो व्यापारी जब उधार सामान खरीदता है तो उसे माल की विक्रेता से, यानी कि माल बेचने वाले से, यानी कि उसको जिसने उधार दिया है, ठीक है, वह व्यक्ति उसको क्या देगा, एक बिल देगा, ठीक है। तो इसलिए जब माल उधार विक्रय करते हैं, यानी कि जब हम किसी को उधार में सामान देते हैं तो हम उसको बीजक बना के देंगे, और जब हम उधार खरीदते हैं तो हमें जो मिलती है ना वो रसीद, उसको बोलते हैं बिल। तो हम जिसको देंगे उसको बीजक बोलेंगे और हमें जो मिलेगा उसको बिल बोलेंगे। ये अलग अलग ही नाम है, ऐसा कंफ्यूज मत होना, बस इसके अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो बीजक और बिल ये था उधार के लिए, कैश मीमो नगद के लिए था। तो इस तरह से का होता है ये, ठीक है, इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे लिखना होता है। नेक्स्ट है हमारा रसीद। रसीद क्या होती है कि जब व्यापारी ग्राहक से, क्या होती है कि जब व्यापारी, ठीक है, जब व्यापारी किसी ग्राहक से कोई रुपया प्राप्त करता है तो उसे रसीद देता है, यानी कि पेमेंट। जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, रसीद देते हैं, जिस पर डेट, कितनी अमाउंट उससे मिली है, किस व्यक्ति से मिली है, वो सब कुछ लिखा होता है। और उसकी ओरिजिनल कॉपी तो ग्राहक को दे दी जाती है और दूसरी हम अपने पास रख लेते हैं ताकि उसके बेस पे हम अपना रिकॉर्ड रख सकें। उसके बाद नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होते हैं कि जब हम किसी पूर्तिकर्ता को माल वापस करते हैं, यानी कि हमने सामान खरीदा था लेकिन हमें पसंद नहीं आया तो हमने उसको वापस कर दिया, तो हम एक नाम पत्र तैयार करते हैं, ठीक है, और इसे वापस किए गए माल के साथ पूर्तिकर्ता को भेज देते हैं। और जो सामान हमने वापस भेजना है उस सामान के साथ हम ये पत्र भी भेज देते हैं। नाम पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यह बताता है कि पूर्तिकर्ता का खाता डेबिट किया गया है। पूर्तिकर्ता का, इनकी जिससे हमने वो सामान लिया था उसके खाते को डेबिट कर दिया। यहाँ पे डेबिट क्या मतलब दिखाता है, डेबिट मतलब कि भाई हमें अब उसको पैसे नहीं देने हैं, हमने उसको वापस उसका सामान ही दे दिया। तो हमने किसी से कोई वस्तु ली और वो हमें पसंद नहीं आई, हम उसको वो वापस कर देते हैं वो वस्तु, तो क्या हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे ना। तो वही चीज़ है, इसमें भी वही है, लेन देन की डेट लिखी होती है, डेबिट किए गए खाते का नाम यानी कि पूर्तिकर्ता का नाम,
कितनी अमाउंट की थी और डेबिट करने का कारण क्या था। यानी कि कई कई कारण होते हैं ना वापस करने के, भाई सामान टूटा फूटा था या हमें पसंद नहीं आया या क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो जिस वजह से हम उसको सामान वापस कर रहे हैं वो कारण भी बताना पड़ता है। वही है, नाम पत्र की भी एक डुप्लीकेट कॉपी जिसको काउंटर फोलियो भी कहते हैं, उसको हम अपने पास रखेंगे और ओरिजिनल को उस व्यक्ति के पास से दे देंगे। तो जब हम सामान हमने खरीदा है और हम उसको वापस भेज रहे हैं तो हम क्या तैयार करेंगे, डेबिट नोट। ठीक है, तो डेबिट नोट इस तरह का होगा। उसके बाद है क्रेडिट नोट। जब व्यापारी को उधार विक्रय किया हुआ माल वापस प्राप्त होता है, जैसे देखिए हमने किसी से सामान मंगाया, हमें पसंद नहीं आया, हमने वापस कर दिया, उसी तरह से हमने किसी को सामान बेचा होगा और उस व्यक्ति को पसंद नहीं आया होगा, ठीक है, तो वो भी तो हमें वापस कर सकता है। इसलिए जब व्यापारी उधार विक्रय किया हुआ माल, ठीक है, व्यापारी को उधार विक्रय किया हुआ माल वापस प्राप्त होता है, यानी कि एक व्यापारी ने सामान उधार में, ठीक है, बेच दिया था, किसी को दे दिया था, लेकिन उस व्यक्ति को वो सामान पसंद नहीं आया और उसने व्यापारी को वो सामान वापस कर दिया, तो वह ग्राहक को जमा पत्र भेजता है। तो वो व्यापारी जैसे उसको वो सामान मिलता है, वह उस ग्राहक को एक जमा पत्र भेज देता है। जमा पत्र का मतलब है कि ग्राहक के खाते को क्रेडिट करता है, यानी कि अब उसको ग्राहक से वो पैसे नहीं लेने, ठीक है। और इसकी एक प्रतिलिपि पुस्तकों में लिखा करने के पहले, यानी कि वो यह डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रख लेता है और ओरिजिनल उस व्यक्ति को भेज देता है जिसने सामान उसको वापस भेजा है, ठीक है। तो क्रेडिट नोट तो जब हमें वापस मिलता है बेचा हुआ माल, और डेबिट नोट कब तैयार किया था हमने ऊपर, जब हमने किसी को सामान वापस कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है जमा पर्ची। जमा पर्ची एक ऐसा फॉर्म होता है जो बैंक से प्राप्त होता है और इसे बैंक में रुपया जमा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक जमा पर्ची के साथ एक रसीद लगी होती है जिस पर बैंक का रोकड़िया अपना हस्ताक्षर करके वह बैंक की मोहर लगाकर ग्राहक को वापस कर देता है। इनकी जब हमें बैंक में पैसे जमा कराने होते हैं तो हमें एक पर्ची मिलती है, ठीक है, एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को ही क्या होता है, जमा पर्ची कहते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्म के साथ एक और रसीद लगी होती है, ठीक है। ये रसीद क्या होती है, ये रसीद होती है इस फॉर्म की डुप्लीकेट। वो बैंक वाला इस रसीद पे अपने साइन कर देगा, हाँ भाई इतनी अमाउंट इसने यहाँ पे जमा कराई, और हमें वो रसीद दे देगा और फॉर्म बैंक में ही रहता है। तो बैंक में पैसा जमा करने के टाइम पर जो स्लिप मिलती है वो होती है जमा पर्ची, ठीक है। तो देखिए वही है बात, तो वही है, हर जगह रसीद मिलनी है, उसके नाम अलग अलग बदल जाते हैं। हम कॉमन लैंग्वेज में हर जगह एक ही शब्द का यूज करते थे, भाई रसीद ली, लेकिन यहाँ पे रसीद के नाम बदल जाते हैं। उसके बाद है चेक। चेक तो आप सब जानते ही होंगे। चेक किसी बैंक पर लिखा गया एक आदेश पत्र होता है, यानी कि चेक क्या होता है, चेक होता है कि हमने बैंक के लिए एक आदेश पत्र छोड़ा है। क्योंकि चेक क्या होता है, एक आदेश ही तो होता है। चेक में हम क्या लिखते हैं कि भाई इतनी इतनी अमाउंट इस व्यक्ति को हमारी तरफ से दे दी जाए, यानी कि इतनी अमाउंट इस, ठीक है, हम नाम लिखते हैं और पैसे लिखते हैं और उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर लिखते हैं जिसमें हमने वो पैसे भेजने हैं। तो हमने बैंक को आदेश दिया है ना, ठीक है। तो ये एक आदेश पत्र होता है जिसमें बैंक को यह आदेश होता है कि वह इसमें लिखी गई राशि इसके वाहक को या जिसका नाम इस पर लिखा है उसे अदा करे। इनकी वही बात हुई ना, हम जैसे किसी व्यक्ति का चेक काटते हैं तो हम लिखते हैं ना भाई हमारे अकाउंट में से जिसका चेक काटा उसका नाम और उसका अकाउंट नंबर, ठीक है, और बैंक में जमा करा देते। इसका मतलब हमने बैंक को ये आदेश दे दिया है कि भाई हमारे अकाउंट में से इस व्यक्ति के अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर देना, तो बैंक को हमारा आदेश मानना पड़ता है, ठीक है। प्रत्येक चेक के साथ एक काउंटर फोलियो लगी होती है, यानी कि वो एक डुप्लीकेट कॉपी लगी होती है जिसमें भी वे सभी बातें लिख दी जाती है जो चेक पर लिखी होती हैं, ठीक है। यह प्रतिपत्रक भावी संदर्भ हेतु चेक देने वाले के पास रहती, और यह जो डुप्लीकेट पत्र होता है यह किसके पास रहता है, जिसने वो चेक काट के दिया। जैसे हमने किसी के लिए चेक काटा है तो वो डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास रहे, ताकि हमारे पास प्रूफ तो हो कि भाई हमने चेक काट दिया था। नहीं, अगर हमारे पास कोई प्रूफ होगा तो वो व्यक्ति कल फिर आ जाएगा कि भाई आपने चेक नहीं काटा मेरे नाम का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रूफ होता है, और ये होता है चेक इस तरह का जो आप में से कई ने देख भी रखा होगा।
तो ये थे आपके अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि हर लेन देन के टाइम पे हमें मिलते हैं। नेक्स्ट होता है वाउचर प्रमाणक। इसमें क्या होता है कि जो मूल डॉक्यूमेंट्स जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए उसके आधार पर पहले वाउचर्स पर लेखा किया जाता है। वाउचर्स क्या होता है, हर एक कंपनी, हर एक व्यक्ति जो व्यवसाय होता है वो अपने एक अलग वाउचर रखता है, यानी कि एक अपना एक अलग से ना उसके पास यूँ लगा लीजिए कि एक अलग से एक रजिस्टर टाइप होता है, ठीक है, अलग से एक पेपर्स होते हैं अलग तरह के, ठीक है, जिसपे जितने भी लेन देन हुए हैं ना और जिन उन लेन देनों के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो उसके पास एक अलग तरह का रजिस्टर है जिसमें अलग तरह के परफॉर्मे में बिल बने हुए हैं उसमें वो उन लेन देनों को फिल कर देता है, ठीक है, उसमें उन लेन देनों को फिल करता रहता है। और जैसे उसने वाउचर में लिखी, वाउचर उसके पास खुद का मतलब हर एक व्यवसायी अपना अलग अलग वाउचर बनाता है, ठीक है, अपनी अपनी कंपनी के लिए अलग से बनवा लेता है। वो हो सकता है किसी को अमाउंट भी दिखानी हो, किसी को कुछ और तरह का पैटर्न पसंद आता है, अपने पैटर्न के हिसाब से अपने डिजाइन के हिसाब से वो एक वाउचर बनवा लेता है, यानी कि एक पेपर ही होते हैं वो, ठीक है, जिसपे ये अलग अलग रिकॉर्ड रखने के लिए अलग अलग कॉलम होते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको मिलते हैं ना, जैसे हम पढ़ गए ना, रोकड़, कैश मेमो, ठीक है, इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट से, तो इतने सारे पेपर्स तो वो लेके थोड़ी ना रखेगा कि भाई गुम हो जाएंगे। तो उन पेपर्स के बेस पे उसने जो वाउचर बनवा रखे अपनी कंपनी के नाम से, ठीक है, उसमें वो उन पेपर्स को साथ स्टेपल करेगा और उन पेपर्स के बेस पर किस डेट में क्या लेन देन हुआ है उसको भी उसमें लिख देगा, ठीक है, ताकि उसके पास प्रूफ रहे। तो प्रमाणक के आधार पर ही और इन वाउचर्स के आधार पर, क्योंकि सबसे पहले उसने इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कहाँ पे लेखा किया, कहाँ रिकॉर्ड किया, वाउचर में, तो इन वाउचर्स के आधार पर ही वो क्या करेगा, आगे जर्नल बनाएगा और आगे की बुक्स भी बनाएगा। प्रमाणक सभी फर्में अपने व्यवसाय के लिए अलग से छपवा लेती हैं, इनकी ये वाउचर हर एक फर्म का अपना होता है, किसी को कैसा पैटर्न पसंद आता है, किसी को कैसा डिजाइन पसंद आता है, तो सब अपनी मर्जी से वाउचर बनवा लेते हैं। प्रत्येक लेन देन के लिए एक अलग वाउचर तैयार किया जाता है। वही ना कि हर एक, जैसे एक वाउचर एक डिजाइन में होता है, एक रजिस्टर पे जैसे मान लीजिए अलग से कुछ कॉलम टाइप बने होते हैं, तो एक वाउचर ये दूसरे पेज पे दूसरा वाउचर, ठीक है, तो ये वाउचर अलग अलग तरह के होते हैं। एक वाउचर पे हम एक ही लेन देन को लिखेंगे, दूसरे वाउचर के ऊपर जो दूसरा लेन देन है उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो वाउचर तैयार किए जाते हैं जो यह स्पष्ट करता है कि कौन सा डेबिट किया जाना और कौन सा क्रेडिट किया जाना है। अकाउंटेंट द्वारा तैयार किया जाता है और प्रत्येक प्रमाणक पर फर्म के एक अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, और ये वाउचर जो अकाउंटेंट होगा उस कंपनी का उसके द्वारा तैयार किए जाएंगे और एक व्यक्ति के उसके ऊपर अलग से साइन होंगे ताकि वो भी उस बात का साक्षी हो कि हाँ भाई ये रियल में लेन देन हुआ था। और प्रत्येक वाउचर पर सीरियल नंबर लिखेंगे हम और उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट अभी मैंने समझा के आई थी ना कि मान लीजिए 1 अप्रैल को कोई लेन देन हुआ है, हमने अपने वाउचर में रजिस्टर में लिख दिया 1 अप्रैल को ये लेन देन हुआ, तो वो लेन देन जैसे मान लीजिए डेबिट नोट से रिलेटेड था तो हमने लिख दिया कि भाई इतना सामान वापस किया है, तो हम उसके साथ वो डेबिट नोट भी स्टेपल कर देंगे ताकि इस लेन देन का क्या प्रूफ हमारे पास, वो डेबिट नोट, ठीक है, तो हम उसके साथ वो जो है प्रमाणक भी नत्थी करेंगे। और इन प्रमाणकों पर डाली हुई सीरियल नंबर जो क्रम संख्या है उसके अनुसार फाइलों में लगा दिया जाता है ताकि बाद में ऑडिटर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इन वाउचरों पर जो 1, 2, 3 सीरियल नंबर है उसी के हिसाब से हम उसको फाइल में लगाते हैं ताकि कोई ये ना हो कि 20वां वाउचर पहले है और फिर दूसरा वाउचर कहीं पीछे पड़ा है, तो उनको सीरीज में लगाते हैं ताकि बंदा किसी को चेक करना हो तो वो आसानी से चेक कर पाए। अब आप लोगों के पास मूल प्रलेख और प्रमाणक में अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। जैसे प्रमाणक तैयार करने के काम आता है डॉक्यूमेंट्स, अभी हम पढ़ गए ना, पहले डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और वाउचर बाद में बनते हैं क्योंकि वाउचर बनाने के लिए हमें इनकी जरूरत होती है। इसमें लेन देन के लिए लेखांकन के तैयार इसे लेन देन के लेखांकन के लिए तैयार नहीं किया जाता है, इनके बेस पे लेखांकन नहीं होता। लेखांकन का कार्य जो होता है, जर्नल बनाने का कार्य जो होता है वो वाउचर्स को देख के बनाते हैं हम।
तो ये लेखांकन के लिए जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें ये जरूरी होता है। ये जरूरी तो है लेकिन ये डायरेक्ट रूप में हम इनको यूज नहीं करते, इनका यूज करते यहाँ पे लिखने में और फिर यहाँ से हम वहाँ पे उठाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें किसी लेन देन का पूरा विवरण होता है। इसमें पूरा विवरण होता है, कब मंगाया, किस डेट में, कितने रेट पे था, कितनी वस्तुएं मंगाई थी, ठीक है। और यह इस बात पर जोर देता है कि कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा और कौन सा क्रेडिट। यहाँ पे हमारा फोकस रहता है कि भाई किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, वो चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारा फोकस रहता है कि हमें हर चीज़ का प्रूफ मिल जाए, हर चीज़ क्लियर हो, ठीक है। यह लेन देन का प्रमाण होता है, ठीक है। लेन देन हुआ भी है या नहीं है, इस चीज का प्रमाण क्या होता है, ये। और यह क्या होता है वाउचर, यह होता है कि यह लेन देन के सही लेखांकन का प्रलेख है कि लेन देन का सही रूप से लेखांकन किया भी गया है या नहीं, उसके लिए यह एक मेन काम करता है। अगर वाउचर्स होंगे तभी तो हम आगे सही रूप से अपना लेखा कर पाएंगे, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ वाउचर, जैसे डॉक्यूमेंट्स के वो थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स थे, वैसे ही वाउचर्स के भी टाइप हैं। कैश वाउचर्स नकदी के प्रमाणक और नॉन कैश वाउचर गैर नकदी के। नकदी के प्रमाणक को आगे फिर बांटा गया है नगद भुगतानों के लिए डेबिट के प्रमाणक और नगद प्राप्तियों के लिए क्रेडिट। यानी कि नगद हमने भुगतान किए हैं तो उसको बोलेंगे डेबिट के प्रमाणक, ठीक है। नगद हमें प्राप्त हुआ है तो उसको बोलेंगे क्रेडिट के प्रमाणक, ठीक है। नकदी के प्रमाणक में क्या होंगे कि नकदी के प्रमाणक नगद लेन देन अर्थात नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों के लिए तैयार, जैसे नाम से ही नकदी के, तो इसमें उन सब लेन देनों को, ठीक है, उन सब लेन देनों का लेखा किया जाएगा जो या तो हमें नगद में हमें प्राप्त हुए हैं या नगद में हमने किसी को कुछ पे किया है। दो प्रकार के होते हैं, डेबिट प्रमाणक और क्रेडिट प्रमाणक। डेबिट प्रमाणक किसके लिए होते हैं, वह उन लेन देनों के लिए तैयार किए जाते हैं जो नगद में भुगतान से संबंध, यानी कि वो लेन देन जो हम जिनके लिए हमने नगद पेमेंट करी है उनके लिए हम डेबिट वाउचर तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे हमने अपने किसी खर्चे का भुगतान किया, जैसे हमने वेतन दिया, किराया दिया, या हमने माल नगद खरीदा है तो हमने पैसे दिए हैं ना, विनियोगों की नगद करे, हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहा, ठीक है, कोई इंश्योरेंस कराना चाहा या किसी स्कीम में लगाना चाहा तो वहाँ पे भी हमने पेमेंट करी है। कोई संपत्ति हमने खरीदी है तो भी पेमेंट करी है। यानी कि हमारे पास से जब पैसा गया है तो उनके लिए हम क्या तैयार करेंगे, डेबिट प्रमाणक। इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, प्रमाणक किस डेट में तैयार किया गया, क्या सीरियल नंबर है, किस खाते को डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, क्या लेन देन की क्या पोजीशन थी, किसके साथ लेन देन किया गया है, क्या लेन देन था, इनकी पूरा व्याख्या करनी है उस लेन देन की। अमाउंट का कितना लेन देन था और जो डॉक्यूमेंट्स था, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स का क्या नंबर था। वाउचर में हम डॉक्यूमेंट्स के नंबर भी लिखेंगे। यदि किसी लेन देन के लिए मूल प्रलेख उपलब्ध नहीं है तो डेबिट प्रमाणक की रसीद वाले हिस्से को भरा जाता है और इसे ही मूल प्रलेख माना जाता है। अगर कोई लेन देन हुआ है जैसे हमारे पास, लेकिन हमारे पास ना कैश मेमो है, ना डेबिट नोट, ना चेक, इनकी उसका कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, तो डेबिट प्रमाणक, ठीक है, प्रमाणक की रसीद वाले हिस्से को, डेबिट प्रमाणक में एक और हिस्सा होता है, एक और पार्ट बना होता है रसीद का, उस रसीद वाले हिस्से को भी हम अपने हिसाब से फिल करेंगे। जो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस लेन देन से रिलेटेड है उस लेन देन को उस कॉलम में भर देंगे और उस जो कॉलम में हमने भरी है उसे ही फिर हम मेन जो है डॉक्यूमेंट्स मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं। उसी तरह से आगे हो जाएगा क्रेडिट के प्रमाणक। यहाँ पे सामग्री तो सेम वो ही रहेगी, ठीक है, तैयार करने की तिथि, सीरियल नंबर, खाते का नाम, वो सब कुछ। और क्रेडिट प्रमाणक तैयार हो जाएगा आय के लिए, इनकी जहां से भी हमें पैसा मिला है वो उन सब के लिए हम क्रेडिट प्रमाणक तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ के देखना, कुछ नहीं है। उसके बाद गैर नकदी के, यानी कि वो लेन देन जो नगद में नहीं हुए हैं, ठीक है, उन सब के लिए हम गैर नकदी के प्रमाणक तैयार करेंगे। जैसे हमने उधार खरीदा, उधार बेचा, ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन लग गया, जैसे हमने लगातार कोई संपत्ति यूज करते हैं ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो जितनी कम हुई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
हमने 5,000 का सामान लोगों को बेच चुका है, लेकिन डूबत ऋण हो गए, डूब गए, उसमें से इनके 500 रुपये वहाँ से नहीं आए। ठीक है, तो हमारे वो 500 डूब गए, तो उसको भी लिखेंगे, क्योंकि अब ये नगद तो मिलने नहीं है, वो तो डूब गए 500 रुपये, तो उनको गैर नगदी के प्रमाणक में लिखेंगे। और विशेष सामग्री सेम वही है जो उनकी थी, नगदी वाले प्रमाणकों के थे। मिश्रित बीजक में क्या होगा, कुछ लेन देन नगद में होंगे और कुछ उधार में होंगे, तो ये मिश्रण हो गया। जहाँ लेन देन उनको, जहाँ पर ज़्यादा, ठीक है, जिसमें बहुत से डेबिट लेन देन होंगे और एक क्रेडिट होगा तो डेबिट बीजक, और जहाँ बहुत से क्रेडिट और एक डेबिट होगा उसके लिए क्रेडिट बीजक बना। इनकी सिंपल से छोटा सा पॉइंट था, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि इनवॉइस किसको बोलते, बिल किसको बोलते, चेक क्या होता है, पे स्लिप क्या होते हैं, उन सब के लिए था ये। ठीक है, अदरवाइज कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे चैप्टर नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए ये चैप्टर आपको बीच में दिया गया था। तो ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज करना। थैंक यू।